अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं पंजाब की प्रोविंस पंजाब में ना, तो सब जो बोर्ड्स हैं ना वो टेस्ट क्या वो बल्कि जो 12वीं क्लास के ना पेपर होने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा 12वीं की क्लास का ना जो उर्दू का पेपर है उसकी प्रेजेंटेशन कैसे, यानी आपने मुमतहिन के सामने एग्जामिनर के सामने पेपर कैसे प्रेजेंट करना है। तो इसकी एक सादा सी एग्जांपल है। कोई मेहमान आता है ना, तो हम 2 थालियों में ना या 2 प्लेट्स में उनको ना कुछ फ्रूट पेश करते हैं। एक थाली एक आम है, लोहे की बनी हुई या सिल्वर की बनी हुई है। ठीक है, एक दूसरी थाली है जो है ना डिज़ाइनिंग वाली है और उस पर फ्रूट दोनों पे सेम है। तो अच्छा तासुर किसका जाएगा? ज़ाहिर सी बात है जो डिज़ाइनिंग वाली होगी, यानी प्लेट अच्छी होगी। ठीक है, तो इस वजह से पेपर का भी यही तरीका होता है। एक बच्चा ऐसे जाकर उसको पेश कर देता है, एक बच्चा है कि उस पर ना वो कहते हैं थोड़ा सा मक्खन शक्खन लगा के या चूना लगा के। कहने का मतलब ये है कि उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से करता है, अपनी हर कोशिश करते है कि मैं एग्जामिनर पे अच्छा तासुर जाए। तो इसका भी यही तो होता है सारा तरीका। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को जो जो तरीके समझाऊंगा आपने इसको मुकम्मल फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपको इसका बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ही स्टूडेंट्स थे जो पिछले साल जिनको मैंने तरीका समझाया था, तो एक ने 89 नंबर लिए थे और एक ने 93 नंबर लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो अगर आप भी इन चीज़ों को फॉलो करते हैं ना, तो 100 में से 90 प्लस इंशाल्लाह आप लोगों के भी आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं हिस्सा अव्वल, क्योंकि हिस्सा अव्वल क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको पता है एमसीक्यूज़ पार्ट होते हैं। ठीक है, मरूजी सवाल आते थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो इंशाअ तर्ज़ होता है। ठीक है, तो हमने उस पर आ जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट हमने अलिफ करना है। ठीक है, उसमें क्या होता है, अशार की तशरीह बतानी होती है। अशार की तशरीह में हमने नज़म का उन्वान लिखना होता है और शायर का नाम लिखना होता है। ठीक है, फिर हमने एक लाइन छोड़ देनी है, उसके बाद हमने तशरीह लिखनी है। मार्कर वो यूज़ करना है जो बिल्कुल ना बारीक हो ना उसकी पेन ज़्यादा मोटी हो। ठीक है, हाँ, दरमियाने साइज़ का जो मार्कर होता है ना वो अच्छा रहता है, पियानो वाला मार्कर अच्छा रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है नज़म के दोनों शायर की तशरीह कम से कम कितनी होनी चाहिए? 3 सफ़े और ज़्यादा से ज़्यादा 4 सफ़े होने पे, और हर सफ़े पे आपने उसके साथ रिलेट करता हुआ कुछ शेर लिख देना है। शेर मैं एक मरतबा फिर कह दूँ, शेर वही लिखना है जो अच्छा हो। ये ना हो कि अपनी तरफ से आपने खुद जहन में बनाना फिर उसको लिख देना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, वरना आपका पेपर भी जाता रहेगा, नंबर जाते रहेंगे। ठीक है, तो अब हम 2 पार्ट बे पे आ जाते हैं। ठीक है, उसमें आ जाती है गज़ल के शायर की तशरीह। ठीक है, तो गज़ल के शायर की तशरीह, शायर का नाम लिखना है। गज़ल तो कहीं उसका माखज़ वगैरह तो कुछ नहीं होता, लेकिन हमने सिर्फ शायर का नाम लिखना होता है क्योंकि इसका एक नंबर होता है। उसके बाद तशरीह करनी है। ठीक है, एक लाइन छोड़कर फिर हमने तशरीह वाले सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। अगर गज़ल का उन्वान आता हो तो फिर लिखें, अगर नहीं आता तो गलत ना लिखें, क्योंकि सही का नंबर नहीं सही क्योंकि सही का नंबर नहीं मिलता, मगर गलत का नंबर कट जाता है। क्योंकि आप गलत लिखेंगे तो उनको तासुर गलत जाएगा। बस जब बच्चे को शायर का पता नहीं है तो ये तशरीह क्या खास करेगा। ठीक है, तो इस वजह से। ठीक है, तो गज़ल के शायर की तशरीह करते वक्त एक बात का ख्याल रखें कि आपने ये जो शेर होते हैं ना बसों के पीछे लिखे होते हैं या ट्रैक्टर ट्राली के पीछे लिखे होते हैं, ये शेर आपने बिल्कुल भी नहीं लिखने। लिखेंगे तो अपने नंबर खुद कटवाएंगे। ठीक है, शेर म्यारी होना चाहिए, और जो बुक में दिया गया हो ना, आईना तो मिलता है, गाइड बुक तो मिलती है ना, वहाँ पे भी बहुत शेर होते हैं। तो शरह सरमाया उर्दू में अक्सर बच्चों को कहता हूँ आप उसको फॉलो किया करें, तो इंशाल्लाह वहाँ पे बहुत अच्छे शेर उन्होंने लिखे हुए हैं इसके साथ रिलेट करते हुए। ठीक है, तो इसके हर शेर की तशरीह कितनी होनी चाहिए? 2 सफ़े होनी चाहिए, कम से कम 2 सफ़े। ठीक है, तो अब हम सवाल नंबर 4 पे आ जाते हैं। सबक का खुलासा लिखना है, यानी अकबरी की हम आँकते हैं एक सबक है। ठीक है, तो आपने लिखना है, मुसन्निफ़ का नाम लिखना है। ठीक है, जैसे इधर लिखा है मौलवी नज़ीर अहमद देहलवी। ठीक है, सिन्फ़ लिखना है, नावल है, माखिज़ के अमरातुल उरूस है। उसके बाद हमने खुलासा लिखना है। ठीक है, जिस तरह तरीका बताया गया ना, इतनी इतनी लाइनें छोड़नी भी हैं। ठीक है, खुलासा लिख के हेडिंग देकर उसके बाद कितनी लाइनें छोड़ कर उसके बाद फिर हमने मुकम्मल लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से बाद बच्चों को ये बताया जाता है कम से कम 30 सफ़ों का खुलासा होना चाहिए, मगर ये बात दुरुस्त नहीं। वो क्यों? क्योंकि खुलासा तो तीसरा पार्ट होता है, तीसरा हिस्सा होता है। तो आपको पता है कुछ सबक लेंथी हैं, कुछ सबक बिल्कुल भी क्या है वो शॉर्ट है। ठीक है, तो हर सबक के ना देखा करें, फिर उसके मुताबिक उसका तीसरा हिस्सा लिखा करें। ये नहीं कि जो बुक वाली लाइन होती है वो लिखा करें, बल्कि आप उसके ना खुद समरी बनाया करें, खुद जहन में सोचा करें। मतलब मुकम्मल हमने खुलासा लिखना होता है ना, खुलासे का मतलब ये है कि शॉर्ट करके लिखना होता है, अपने जहन में जो बनाया तो वो लिखना होता है। तो अगर आप खुद नहीं बना सकते तो मैंने जो बुक बताई ना शरह सरमाया उर्दू, तो उसको फॉलो कर लेंगे, वहाँ उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया हुआ है। ठीक है, तो खुलासा लिखते वक्त या शेर की तशरीह करते वक्त पैराग्राफ ज़रूर बनाने हैं आप लोगों ने। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं हिस्सा दोम पे आ जाते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, गज़ल का खुलासा है। ठीक है, उस पर आपने शायर का नाम लिखना है, माखिज़ लिख लेंगे तो बेहतरीन हो जाएगा। ये खुलासा कितना होना चाहिए? कम से कम 7 लाइनें होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाइनों पर मुश्तमिल होना चाहिए। और खुलासे के ना शुरू और एंड में क्या होना चाहिए? आपने डबल कोमा यानी इन्वर्टेड कोमास लगाने। ठीक है, तो सवाल नंबर 6 जो है, वालिद के नाम ख़त लिखना है आप लोगों ने। तो ये मुकम्मल जिस तरह हमने तरीके से बताया ना, ये तरीका लिखना है, और आपने डेट भी इसी इसी तरीके से डालनी है। ठीक है, रोमन्स जो उन्होंने यूज़ किए हुए हैं। इम्तिहानी मरकज़ लिखना है, उसके बाद मई और ये तरीका सारा, क्योंकि इसके भी नंबर होते हैं प्यारे अब्बा जान, इसका नंबर होता है। ठीक है, बॉडी के 5 नंबर होते हैं, आपको पता है।
तो ये लिखने के बाद कम अज़ कम कितना होना चाहिए, 1.5 सफ़े का ख़त होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ख़त में भी कोई चीज़ लेट करते हैं ना, मतलब कि अगर हमने किसी कमिश्नर को ख़त लिखना है या डिप्टी कमिश्नर को मुतलिक ख़त लिखना है किसी चीज़ की, मतलब कि होते हैं एजुकेशन मुतलिक, तो अगर उसके साथ की कोरिलेट कर ले, तो अगर कोई कोटेशन आपको आती है ना, तो वो भी लिख दिया करें, ठीक है। उसके बाद आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 7, वो है मज़मून नवीसी, मज़मून कितना लिखना चाहिए। इत्तेहाद आलम इस्लाम जैसे इन्होंने मज़मून दिया हुआ है, तो 6 सफ़ों पे कम अज़ कम मज़मून होना चाहिए, ठीक है। और हर सफ़े पे आपने 2 से 3 पैराग्राफ ज़रूर बनाने हैं। 2 से 3 पैराग्राफ बनाने का मतलब हर 5-6 लाइनें लिखने के बाद ना, जो 7वीं लाइन होगी वो आपने आधे लिखनी है, फिर नए सिरे से नया पैराग्राफ बनाना है। पैराग्राफ बनाते वक्त पैराग्राफ में स्पेस नहीं देनी, ठीक है। तो बच्चे बहुत सारी गलती कर जाते हैं। और हर आपके सफ़े पे ना कम से कम 2 कोटेशन या शेर जो उसके साथ रिलेट करते हैं वो आपने ज़रूर लिखने, ठीक है। तो ये था सारा का सारा तरीका जो मैंने आप लोगों को समझाया, इसको ज़रूर फॉलो कीजिए, बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो बाकी भी अगर आप हमारे साथ ना मतलब कि ना जुड़े रहने के लिए ना यूट्यूब पे जाएँ, वहाँ पे ना हमारा द एमडी कैट एज है, ठीक है। क्योंकि हम आप बच्चों से किसी चीज़ का भी मुतालबा नहीं करें, हम टेस्ट और ये जो सारा का सारा एमडी कैट का मटीरियल या एजुकेशन का मटीरियल रिलेटेड होता है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट सब बच्चों को फराहम कर रहे हैं। तो बस सोशल मीडिया पे ना हमें आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट करने से या चैनल के सब्सक्राइब करने से या हमें फॉलो करने से ना आप लोगों का तो कुछ नहीं जाएगा, बट ये है कि हमारी हिम्मत थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है। इस वजह से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप इंस्टाग्राम पे भी ना किसी भी किस्म की ना क्यूरीज़ के मतलब आप हमें कमेंट करके ना पूछ सकते हैं, हम आपको ना इंशाल्लाह रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आप द एमडी कैट एज पे जाकर जैसे भी तलाश करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।